ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पहले भाग में हम सीखेंगे उसके आशय, उद्देश्य एवं लाभ के बारे में। आइए अब हम समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण के आशय और उसके उद्देश्य के बारे में। आज के समय में अधिकतर लेन देन बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। इन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करने के लिए व्यापारी अपने यहाँ यानी अपनी बुक्स में बैंक का खाता खोलता है और बैंक से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री उसी खाते में करता है। इसी तरह बैंक भी अपने यहाँ ग्राहक का खाता खोलता है और उस खाते में ग्राहक से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री करता है। बैंक ग्राहकों को इन एंट्रीज के विवरण की एक प्रति एक निश्चित अवधि के बाद देता है और यह निश्चित अवधि प्रायः 1 माह की होती है ताकि ग्राहक अपने ट्रांजैक्शंस की जांच कर सकें। इस स्टेटमेंट को हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। हमारी बुक्स में बैंक खाते का बैलेंस और बैंक द्वारा दिए गए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में एंट्री करने का आधार एक ही लेन देन होता है, पर व्यावहारिक तौर पर ऐसा नहीं होता है। प्रायः बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और हमारे यहाँ के बैंक खाते का बैलेंस समान नहीं होता, यानी दोनों के बैलेंस में अंतर पाया जाता है। हालांकि दोनों ही बुक्स में यानी हमारे यहाँ की बुक्स में और बैंक की बुक्स में बैलेंस अपने अपने स्थान पर सही होते हैं, पर फिर भी ये अंतर आ जाता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट जो एक निश्चित तारीख को हमारे यहाँ बैंक खाते के बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में पाए जाने वाले अंतर का समाधान करने के लिए बनाया जाता है, उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं बैंक समाधान विवरण के लाभों के बारे में। सबसे पहला लाभ है गलतियों का पता चलना। बैंक समाधान विवरण की सहायता से हमारे यहाँ बैंक संबंधित ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने में हुई गलतियों का पता चल जाता है, जिससे कि उन्हें समय रहते ठीक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में 10,000 रुपये का चेक जमा किया, पर गलती से अपने यहाँ बुक्स में उसकी एंट्री 1,000 रुपये कर ली, तो बैंक स्टेटमेंट की मदद से हमें इन गलतियों का पता चल जाता है और उन्हें समय रहते ठीक किया जा सकता है। दूसरा लाभ है छल कपट की जानकारी। अगर कभी हमारे कैशियर या अकाउंटेंट छल कपट या गबन आदि करते हैं तो उसका पता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय लग जाता है। तीसरा लाभ है हमारे हिसाब में लेखा करने का आधार। बैंक द्वारा कई एंट्रीज हमारे खाते में कर दी जाती हैं, जैसे ब्याज की एंट्री, चेकबुक चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस इत्यादि की एंट्री, पर हमें उसकी सूचना समय पर मिल नहीं पाती। बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होने पर जब हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं तो ऐसी एंट्रीज की हमें जानकारी मिल जाती है और ये एंट्रीज हम अपने हिसाब में कर लेते हैं, जिससे हमारे यहाँ जो बैंक खाता है वह भी बैंक का सही बैलेंस बताए। चौथा लाभ है बैंक द्वारा की गई गलत एंट्री की जानकारी होना। कभी कभी बैंक द्वारा गलत एंट्रीज कर दी जाती हैं और बैंक समाधान विवरण बनाते समय हमें यह पता चल जाता है कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक द्वारा कौन सी एंट्रीज गलत की गई हैं, जिससे उन्हें बैंक में ठीक करवाया जा सके। आइए अब हम देखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी HK ट्रेडर्स है और हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट ओपन कर रखा है। आइए अब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हमने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको देखने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता खोलते हैं। उसके लिए पहले यहाँ से हम बाहर आएंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और अब लेजर में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता हम खोल लेंगे। अभी देखिए बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे कस्टमर B से जो चेक हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ नज़र आ रहा है। सप्लायर A को जो हमने चेक दिया है, उसको जो पेमेंट किया है वो यहाँ नज़र आ रहा है। इसी तरह से जो कैश हमने जमा किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है और जो कैश हमने निकाला है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है।
इस तरह से दिसंबर महीने में बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो इस लेजर में हमको दिखाई दे रहे हैं। ये तो सारे ट्रांजैक्शंस हो गए और हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिसंबर महीने का स्टेटमेंट भी मिल चुका है। आइए अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। ये हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है और अब हमको जो हमारा बैंक का अकाउंट है और ये बैंक स्टेटमेंट है, इन दोनों को रिकंसाइल करना है। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं टैली पर। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए अब हम यहाँ से जाएंगे बैंकिंग पर। अब हम जाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन पर और हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनना है। अभी यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन की विंडो खुल गई है और इसमें हम देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर हमारे यहाँ पर है उसके सारे ट्रांजैक्शंस हमको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहली एंट्री, कस्टमर बी से हमें 87452 नंबर का चेक प्राप्त हुआ 10,000 रुपये का, जो कि हमारे यहाँ बैंक के खाते में डेबिट हुआ। अब हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर ये देखिए 87452 ये जो चेक है 10,000 रुपये का, ये बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है। इसी तरह से दूसरी हम देखते हैं एक पेमेंट की एंट्री, सप्लायर ए को हमने दिया चेक 12,111 नंबर का, जो कि 25,000 रुपये का है। ये हमारे यहाँ के बैंक के खाते में क्रेडिट हुआ है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में ये 12,111 नंबर का जो चेक है 25,000 रुपये का, ये वहाँ पर डेबिट हुआ है। इसी तरह से हम एक और एंट्री देखते हैं कैश की। ये कैश हमने बैंक में जमा किया है 25,000 रुपये, जिसको हमने अपने यहाँ बैंक के लेजर में डेबिट किया है। इसको अगर हम बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो ये देखिए, ये जो हमने बैंक में जमा किया है ये आ गया है क्रेडिट साइड में। इसी तरह से बैंक से हमने ये 2 लाख रुपए निकाले हैं, तो इसको हमने हमारे यहाँ के बैंक के खाते में क्रेडिट किया है। जबकि इसको अगर हम बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो ये जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, ये जो कैश विड्रॉ हमने किया है, ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड में है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो बैंक का खाता है उसमें जो भी पैसा हमने बैंक में चेक के थ्रू या कैश जमा किया है उसको हमने यहाँ बैंक के लेजर में डेबिट किया है। ये जो भी अमाउंट आप 10,000, 12,000, 11,000 का देख रहे हैं, इसको हमने चेक के थ्रू या कैश बैंक में जमा किया है और इसको डेबिट साइड में लिखा है। और इसी को अगर हम बैंक स्टेटमेंट में देखें तो देखिए ये जो 10,000, 12,000, 11,000 ये वाला जो अमाउंट है, ये चूंकि बैंक को प्राप्त हुआ है इसलिए बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिट साइड में है। इसी तरह से 25,000, 13,100 ये वाला जो अमाउंट है जो कि हमने बैंक के थ्रू पे किया है या बैंक से विड्रॉ किया है, वो हमारे यहाँ बैंक के लेजर में क्रेडिट हुआ है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो ये जो अमाउंट है वो चूंकि बैंक से गया है इसलिए वो यहाँ पर डेबिट साइड में है। इस तरह से हमने ये समझा कि हमारे यहाँ बैंक के लेजर में जो एंट्रीज होती हैं बैंक स्टेटमेंट में वो उसके विपरीत होती हैं, यानी जो हमारे यहाँ डेबिट है वो बैंक में क्रेडिट होगा और जो हमारे यहाँ क्रेडिट है वो बैंक में डेबिट होगा। टैली ERP 9 के बैंक समाधान विवरण यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पहले भाग में हमने सीखा BRS के आशय, उद्देश्य एवं लाभ के बारे में।